दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम अभय कुमार दुबे जी के साथ हमेशा प्रतिदिन जो है देश की बात करते हैं और देश की बात में ऐसे मुद्दों को हम छूने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में और अगर डिटेल में अगर डेप्थ में अगर जानकारी हम लोग पा सके तो हमारे लिए जानना वो एक जरूरी भी होता है और जागरूक नागरिक होने के नाते हमें लगता है कि हमको ये जानना भी चाहिए। तो आज भी उनसे बात करेंगे। मैं पहले उनको जोड़ देता हूँ हमारे साथ, उनका स्वागत कर लेता हूँ। अभय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की बात में। सर आज जो है बात ये करने को मन हो रहा है कि अब ये कल घोषणा हो गई कि एक और यात्रा निकलेगी कांग्रेस की ओर से। अब घोषणा तो कांग्रेस ने की है। मेरे मन में जो सवाल 2-3 उठ रहे हैं वो अगर मुझे लगता है कि दर्शकों को भी वो जानने में रुचि होगी कि ये क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही भारत न्याय यात्रा होगी या इंडिया की होगी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये भारत न्याय यात्रा का मतलब क्या निकाला जाए, इसका सूचितार्थ क्या निकाला जाए, अगर ये आप बताएं दर्शकों को। इसी से शुरुआत करते फिर आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ तक यात्रा के औपचारिक स्वरूप का सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी की ही यात्रा होगी जहां तक मेरी जानकारी है, और इसके केंद्र में एक बार फिर राहुल गांधी होंगे। और ये यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो चुनावी तैयारी है उसको और मजबूत करेगी, उसमें उत्साह का संचार करेगी और उन राज्यों से गुजरेगी जहां पहले भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई थी। ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की पिछले चुनाव में काफी पिटाई हुई थी, बहुत बुरी तरह कांग्रेस चुनाव हारी थी और उनके पास बहुत 14-15 सीटें ही हैं इस पूरे 350 से ज्यादा सीटों वाले इस पूरे क्षेत्र में। कांग्रेस के पास 14-15 सीटें ही हैं। तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि इन राज्यों में उसकी जो चुनावी तैयारियां हैं वो भारत न्याय यात्रा के जरिए एक उछाल प्राप्त करें। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या ये इंडिया मोर्चे से इसका क्या संबंध होगा, अभी तक ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर इसका इंडिया मोर्चे से संबंध हो तो इस यात्रा की उपयोगिता लोकसभा चुनाव के मुकाबले के संदर्भ में कई गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जानकारियां जरूर मिली हैं कि कांग्रेस इन राज्यों में जो इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल हैं, जो इन राज्यों में राजनीति कर रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण स्थिति में हैं, उनसे कांग्रेस ने शायद संपर्क किया है और उनसे ये आग्रह किया है कि जब इन राज्यों से यात्रा गुजरे तो वो लोग भी उसमें शामिल हों, उसमें अपना योगदान करें, उसके साथ जुड़ें। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के समय भी विभिन्न मौकों पर कई गैर भाजपा दल उस यात्रा के साथ जुड़े थे। शुरुआत में भी, अंत के समय शेरे कश्मीर स्टेडियम में जब उसका अंत हुआ था, उस वक्त भी मंच पे कई दल दिखे थे। तो उस वक्त भी कांग्रेस ने कोशिश की थी। उस वक्त तक इंडिया गठबंधन बना नहीं था। अब चूंकि इंडिया गठबंधन बन गया है तो अब तो और भी ज्यादा जरूरी है कि ये यात्रा औपचारिक रूप से भले ही कांग्रेस का सांगठनिक कार्यक्रम हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये इंडिया गठबंधन की जो गैर भाजपा राजनीतिक एकता है, उस एकता की नुमाइंदगी इस यात्रा को करना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि ये यात्रा बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, बशर्ते ये इस तरीके से एक अलग तरह की राजनीतिक कुशलता दिखाए। जी, ये तो हाँ, मैं भी इसलिए ये सवाल भी इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये होता है, अगर तब तो इंडिया अलायंस नहीं बना, जैसे आपने कहा नहीं बना था, अब बन चुका है। तो अगर सब, भले ही कांग्रेस लीड करे, लेकिन अगर सबको साथ में जोड़ा जाए तो उसके कुछ अलग ही परिणाम आ सकते हैं। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा की जगह अब ये भारत न्याय यात्रा क्यों? देखिए, भारत न्याय यात्रा नाम रखने के पीछे जो मेरी समझ में कारण आया है वो ये है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मीडिया के जरिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्रचार मुहिम चलाकर अयोध्या उत्सव को राष्ट्रीय मंच के ऊपर एक भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को, भारत की हर तरह की खूबी की नुमाइंदगी करने वाले कार्यक्रम के तौर पर वो पेश कर रही है। और प्रधानमंत्री उसमें बोलेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक उसमें बोलेंगे और 2 व्यक्ति और बोलेंगे, कुल 4 व्यक्ति बोलेंगे। हालांकि विपक्ष के सब नेताओं को, ज्यादातर नेताओं को उसमें निमंत्रित किया गया है, लेकिन उनको बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वो केवल जाएंगे और
या तो पूजा करके लौट आए या वहां पर एक श्रोता की तरह बैठे रहें और लौट आए। ज्यादा से ज्यादा उनकी हैसियत इस तरह की होगी, पहली नजर में देखने में ये लगता है। और इसके जरिए पहले से ही जो एक हिंदूवादी विमर्श है, जिसने सारे देश की राजनीति को एक रुझान दे दिया है, उसको बहुत ज्यादा पुष्ट करने की कवायद है ये, बहुत बड़े पैमाने पर। और ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, तो इसका पूरा लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, हिंदुत्ववादी संगठन उठाएंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उठाएगा। अब चुनौती ये है कांग्रेस के सामने कि इसका प्रतिकार वो कैसे करे। आप राम मंदिर बनने की प्रक्रिया के खिलाफ बयानबाजी तो कर नहीं सकते, ऐसी राजनीतिक व्यवहारिकता है नहीं जिसका आप उपयोग कर सकें। आप बहुत ज्यादा खंडन मंडन या आलोचना के स्वर में बहुत बातचीत नहीं कर सकते। आपको तो ये निर्णय भी लेना है, उनको सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया गया है तो सोनिया गांधी वहां जाएंगी कि नहीं जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण दिया गया है तो खड़गे साहब वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सब भी कांग्रेस को अभी निर्णय लेना बाकी है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में शायद कांग्रेस के रणनीतिकारों ने और राहुल गांधी ने मिलकर ये तय किया कि हम भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और हमारा फोकस जस्टिस पे होगा, न्याय पे होगा, इंसाफ पे होगा। इंसाफ कई तरह का होता है। एक सामाजिक न्याय है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें कमजोर जातियों के सशक्तिकरण की आवाज उठाई जाती है, और इसी का एक पहलू है वो महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज उठाना, और एक इसी के साथ में आर्थिक सशक्तिकरण यानी बेरोजगारी और महंगाई जैसे सवाल और आमदनी और संपत्ति के समान बंटवारे वाले सवाल, जो कि अर्थव्यवस्था के मौजूदा रवैये की आलोचना करने से उभरते हैं। ये सब भी अगर जोड़ दिए जाएं तो न्याय अपने में एक समूचा पैकेज है जिसके जरिए आप राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं और समाज के विभिन्न तबकों तक भी अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। और पहले से कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर रही है लगातार। अभी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां भी बात की गई, नेताओं द्वारा बात की गई, कार्यकर्ता उस बात को लेकर जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं हुए, तो वो फिर से शुरू की जाए बात और उसके ऊपर फोकस डाला जाए। इस पे बात करने के चक्कर में कोई राम मंदिर वाले मुद्दे से टकराएंगे नहीं आप, उसमें आपकी ऊर्जा नहीं खर्च होगी, लेकिन आप एक समांतर विमर्श, एक समांतर कहानी आप पूरे देश को सुनाने की कोशिश करेंगे जब इसमें जो एक बड़ी एक यात्रा होगी उसके दौरान। जी जी। आज मैं कुछ और भी निवेदन आप भी ने भी देखे और सुने होंगे, मैं भी देख रहा था। इसको लेकर अब एक और मतलब बात हो रही है, इसको विवाद कहें या ना कहें अलग बात है, पर एक विरोध का सूर उठ रहा है, खड़ा हुआ है। वो ये है, पहली बात, ये जो कुछ धर्माचार्य हैं उसमें एक शंकराचार्य जी भी शामिल है, और सनातन अगर धर्म की बात करें तो ये भी वास्तविकता है कि शंकराचार्य से ऊपर कोई धर्माचार्य नहीं होता है, ये वास्तविकता है। और ऐसे में किसी भी शंकराचार्य को शायद न्योता नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी। आपकी बात अगर कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा। और एक शंकराचार्य जी ने ये कहा कि ये रामनवमी अगर कुछ ज्यादा दूर तो है नहीं, तो जब रामनवमी में भगवान राम को का जन्म हुआ था, ये हम मनाते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं, तो उस दिन क्यों नहीं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि प्राण प्रतिष्ठा कभी भी किसी भी मंदिर की तब होती है जब वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया हो। आधे अधूरे तैयार हुए बने हुए मंदिर की कभी कोई प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रोक्त रूप से नहीं करता, संभव नहीं है। एक और दलील दी जा रही है कि भाई अगर आप महिला हो तो आपका अगर पति जीवित है तो पति, या तो अगर आप पुरुष हैं तो अगर आपकी स्त्री जीवित है तो स्त्री आपकी अगर जीवित है तो फिर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उसका साथ बिल्कुल जरूरी होता है। ये सब भी हमारे शास्त्रों अनुसार की पूरी बात है। ये वैष्णव परंपरा भी है, ये परंपरा भी है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है उसको तो वैष्णव श्रेणी में ही नहीं माना जाता है, नहीं लेते। तो ये सब अब जब ये अच्छा, दूसरा एक बड़ा विवाद हुआ, पर उसमें कर्नाटका बीजेपी ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। वो एक पोस्टर है बना था, ट्वीट किया था उन लोगों ने कि राम मंदिर बना हुआ है और मोदी साहब जा रहे हैं एक बाल स्वरूप राम लल्ला का हाथ पकड़ के वो जा रहे हैं मंदिर की ओर,
मतलब कि भगवान को भी उनके घर वही पहुंचा रहे, उसको लेकर भी बहुत बड़ा विवाद अभी। फिर उसके बाद इनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो ये सब जो हो रहा है, इसका कोई असर कहीं जनमानस पर होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अब देखिए, हिंदू ये सारी की सारी चर्चा जो है बुद्धिजीवियों के बीच में है चर्चा। मैंने भी ये सारी चर्चा सुनी है और इन बातों से मैं वाकिफ हूं, और कायदे से देखा जाए तो ये सारी बातें सही हैं। जो बात कही जा रही है उसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जो मौजूदा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी वाली, इसके किरदार को अगर आप नहीं समझेंगे ठीक से, तब आप इस तरह की आपत्तियां उठाने की कवायद में जाएंगे। इसका किरदार धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं है। नहीं, अयोध्या के मंदिर का किरदार धार्मिक और आध्यात्मिक है। उसके मर्म में धर्म और आध्यात्म नहीं है। उसके मर्म में एक राजनीति है, और राजनीतिक परियोजना है जो कि पिछले 100 साल से तकरीबन चल रही है। अगले साल उसको 100 साल हो जाएंगे उस राजनीतिक परियोजना को चलते हुए, 2025 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल हो जाएंगे। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूं, और जो मोदी जी जो हैं, जिनको आपने बताया कि वो एक तरह का वो चित्र आया था, इसमें वो रामलला को ले जा रहे हैं हाथ पकड़ के, तो मोदी जी के बारे में ये ट्वीट उन्होंने कुछ किसी वजह से, वरना वो ये भी कह सकते थे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चंपत राय कह चुके हैं, चंपत राय जो इस पूरे राम मंदिर वो कह चुके हैं कि भाई विष्णु भगवान के अवतार हैं वो मोदी जी। तो मोदी जी भी विष्णु भगवान के अवतार हैं और राम भी विष्णु भगवान के अवतार हैं तुलसीदास जी के मुताबिक। तो ये एक अवतार के साथ संवाद कर रहा है। और उन्होंने साफ कहा है कि जो भारतीय लोकतंत्र का नायक है, महानायक है, वो ग्लोबल पैमाने पर भारतीय लोकतंत्र की नुमाइंदगी करता है, तो वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य से परे कुछ है मतलब। और ये बात बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी इस बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं। जैसे कई लोगों का कहना है कि मोदी जी के प्रति लोगों के मन में समर्थन का भाव नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा है, समर्पण का भाव है, समर्पण का। हाँ हाँ, श्रद्धा है, मतलब अकीदा है उनका ये। और अकीदा तो भगवान के प्रति, देवता के प्रति, दैवी शक्ति के प्रति होता है। समर्थन तो आप अपने नेता का करते हैं। मोदी जी नेता के इस हैसियत से परे जा चुके हैं। अब ये दक्षिण भारत का दुर्भाग्य है कि वो इस नेता को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए सी वोटर का सर्वे बताता है कि दक्षिण भारत में मोदी जी की ना कोई आवाज सुनता है, ना कुछ। भाजपा की बड़ी पिटाई हो रही है दक्षिण भारत में अगले चुनाव में होगी, ये सी वोटर का सर्वेक्षण बताता है। सबसे ज्यादा भाजपा अगर कहीं हार रही है बुरी तरीके से, तो दक्षिण भारत में हार रही है। उसको उम्मीद कर्नाटक और तेलंगाना से कुछ सीटें मिलने की है, हालांकि मुझे लगता है कर्नाटक में भी उसकी सीटें इस बार कम होने वाली हैं, और तेलंगाना में भी वो जो पिछली बार 4 सीटें जीती थी, 4 नहीं जीत पाएगी। तो ये मोदी जी, ये विष्णु भगवान का नया जो राजनीतिक अवतार हुआ है, उसकी दक्षिण भारत में ये स्थिति है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये बिल्कुल राजनीतिक परियोजना है। इसमें रामनवमी की भी कोई परवाह वो नहीं करेंगे। इसमें वो पति पत्नी के रिश्ते की जो वैष्णव परंपरा में जो मान्यता है, और उसके प्रति जो एक आग्रह है कि दोनों जब मिलकर बैठते हैं तभी एक संपूर्ण वैष्णव बनता है, तो उसकी भी वो कोई परवाह नहीं करेंगे। वो प्रधानमंत्री जाएंगे और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो मंदिर पूरा होने की भी कोई परवाह नहीं करेंगे। अभी तो केवल जो जमीनी तल होता है, केवल वही बनी है, वही बना है। चंपत राय ने कहा भी अभी तो बहुत मंदिर बनना बाकी है, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो लोकसभा के चुनाव पे कोई ना कोई फोकस पड़े, उसका कोई जितना लाभ लिया जा सके, इसलिए ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मैं ये सोच रहा था, मैं आखिरी एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जब हो रहा होगा 22 जनवरी को, तो इनकी यात्रा शुरू हो चुकी होगी जी, भारत न्याय यात्रा जी। तो, और वो तब तक यूपी में तो नहीं पहुंच पाएगी, जहां तक शेड्यूल का सवाल, शायद यूपी से बाहर ही होगी, यूपी तक तो नहीं आ पाएगी। जी, जी। तो ये जब दोनों, एक तरफ ये बहुत बड़ा एक समारोह होगा, एक तरफ उनकी यात्रा भी होगी। और एक चीज हम और आप दोनों जानते हैं सर, कि जहां लाइमलाइट में रहने की बात होती है, अगर अपने विरोधियों के मुकाबले, तो प्रधानमंत्री जी उसमें अव्वल नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया में। वो कहीं भी जो है, कहीं जब कुछ भी ऐसा कुछ कारनामा हो जाता है, फिर कैमरा या फोकस उन पर चला जाता है। क्या कुछ आप हाइपोथेटिकली कुछ अज्यूम कर पा रहे हैं कि क्या हो सकता है?
देखिए, जिस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन तो सारे कैमरों की निगाह, सारे कैमरों के आकर्षण का केंद्र वही होगा। और हो सकता है उससे करीबन 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले सारा आकर्षण वहां पे हो जाए। लेकिन इस बात की परवाह ना करते हुए भी, चूंकि ये यात्रा एक सतत चलता हुआ कार्यक्रम है जो कि जनवरी से शुरू होकर मार्च तक चलेगा, तो उसमें इस देश में जिस तरह का उसमें माहौल है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि ये काफी एक साहसपूर्ण योजना उन्होंने बनाई है, ताकि वो अपनी बात को इस माहौल के बावजूद लोगों तक पहुंचाएं और ये प्रश्न उठाएं कि भाई लोकतंत्र है, वोट पड़ने वाले हैं, लोग वोट डालते समय ये इस बात पे भी ध्यान दें कि उनके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीबों की बात करते हैं, युवकों की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाते हैं। गरीबों की बात करते हैं, लेकिन गरीबों की जो आमदनी कम हो रही है उसका कोई सवाल नहीं उठाते हैं। और हिंदुस्तान में जो कमजोर जातियां हैं, वो दरअसल उनमें गरीबी सबसे ज्यादा उन्हीं में है। दलितों में सबसे ज्यादा गरीबी है हिंदुस्तान में, अति पिछड़ों में सबसे ज्यादा गरीबी है हिंदुस्तान में। तो प्रधानमंत्री उसकी चर्चा नहीं करते हैं कोई भी बात। तो आप जाति की बात भले ही ना करें, लेकिन जाति इसीलिए गरीबी का एक पैमाना भी है। ऊंची जातियों में भी गरीबी है, लेकिन आप अति पिछड़ों और दलितों ऐसे उनकी तुलना नहीं कर सकते उसमें। वो लोग अत्यंत गरीब हैं, मतलब जो बहुत बुरी हालत में उनका जीवन है। और जो मुफ्त अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर ये लोग उससे लाभान्वित होते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये भारत न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने एक गुंजाइश निकाली है, एक विधि निकाली है, जिसके जरिए वो सतत इतने दिनों तक, जनवरी से मार्च तक, वो अपनी बात लगातार मुतवातिर कहेंगे, सड़क पर सक्रिय रहेंगे, उनके साथ कार्यकर्ताओं के, विभिन्न दलों के ये की जनता भी जुड़ेगी, हटती जाएगी, नई जनता आती जाएगी, और पूरा एक सर्कुलेशन जो है ना लोगों का, वो उनके साथ होगा, जैसा भारत जोड़ो यात्रा में हुआ था। ये उसी का एक दूसरा और अधिक चुनावी संस्करण है। भारत जोड़ो यात्रा के समय वो लोग साफ कहते थे कि भाई हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, राहुल गांधी कहते थे। बिल्कुल इस बार ये नहीं कहेंगे, और चूंकि इस यात्रा को उन्होंने कम समय में खत्म करना है, तो इस बीच में वो जरूरी नहीं सब जगह पद यात्रा ही करें, मतलब नहीं, वो बस में या व्हीकल में चल सकते हैं, दूसरे वाहनों की भी मदद लेंगे। तो ये उन्हें क्योंकि समय से पहले, चुनाव से ठीक पहले खत्म भी करनी है। 10 अप्रैल को पिछले बार चुनाव की घोषणा हो गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि काफी एक अच्छी एक बातचीत जो है हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। बस ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे सर, देश की बात आपके साथ, प्रोफेसर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थी देश की बात प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी के साथ, है ना। इसमें आपने आज जो भी सुना, आपको जो भी सुनने के बाद जो सोचने पे अगर आप कुछ मजबूर हुए हैं, तो फिर आप उसको लेकर कमेंट जो बॉक्स है हमारा, उसमें आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी जो लिंक है उसको शेयर कीजिए, ताकि ये बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम आपके जरिए पहुंचा सकें। और हमारी जो चैनल है 4 PM, उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं। उसका एक ज्वाइन बटन है, उसमें आप आर्थिक अनुदान हमको दे सकते हैं, वो आप करेंगे तो हमको और प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारी और जितनी प्रादेशिक चैनल है सब पे आप जाके कर सकते हैं। प्रदेश की खबरें जो है आपको सही और सटीक वहां पे आपको देखने सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।